राजस्थान का पिंक सिटी जयपुर, शांति का शहर। लेकिन इसी शहर के एक फ्लैट में एक ऐसा काला सच छुपा था जिसने एक माँ और उसके मासूम बच्चे की जान ले ली। और कैसे एक हंसता खेलता हुआ परिवार बिखर गया। आज की कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये कहानी है भरोसे के कत्ल की, रिश्तों के साजिश की और उस दरिंदगी की जहां एक बाप अपने ही बच्चे की मौत का सौदा कर देता है। मैं हूं एंकर रॉकी और आप देख रहे हैं एंकर रॉकी क्राइम स्टोरीज। एक पढ़ी लिखी सीधी सादी महिला नाम श्वेता तिवारी, जिसकी शादी रोहित तिवारी से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद रिश्ते में दरार आने लगी। घरेलू झगड़े, शक, मानसिक प्रताड़ना। श्वेता कई बार अपने मायके वालों से कह चुकी थी, मुझे यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं होता। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये डर एक दिन सच बन जाएगा। श्वेता का एक बेटा था, बहुत ही मासूम सा, सिर्फ 21 महीने का, नाम श्रेयम, जिसे दुनिया का मतलब भी ठीक से पता नहीं था। वो बच्चा जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो श्वेता का बेटा था। फिर एक समय आता है उस खौफनाक दिन का, जब ना श्वेता की मुस्कान बची, ना उस बच्चे की मासूमियत। 7 जनवरी 2020, प्रताप नगर का यूनिक अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 103। दोपहर का समय। श्वेता का पति रोहित घर पर नहीं था। घर के अंदर श्वेता और उसका बेटा अकेले थे और तभी दरवाजे की बैल बजती है। बैल बजने पर जब श्वेता ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को श्वेता अच्छे से जानती थी। श्वेता ने उसे अंदर आने दिया, उसका हालचाल पूछा, उसके लिए चाय बनाई और श्वेता को अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स को उसने घर में दाखिल किया था वो शैतान आज किसी और मकसद से आया था। चाय पीकर उसने मौका पाकर अदरक कूटने वाली मूसली से श्वेता के सर पर वार करना शुरू कर देता है। श्वेता चीख रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्लैट के अंदर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उस वक्त घर पर उसका बेटा श्रेयम रूम में सोया हुआ था। हमला इतना अचानक हुआ था कि श्वेता को खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। शाम को जब काम वाली बाई घर पर आती है तो खून से लथपथ लाश देखकर सहम जाती है। चारों तरफ खून के धब्बे थे। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, तहकीकात करती है। बाकी सारा सामान वैसे के वैसा था, इसलिए इस अपराध की वजह लूटपाट नहीं लग रही थी। लेकिन कुछ गायब था तो श्वेता का फोन और उसका बेटा श्रेयम। पूरे फ्लैट की तलाशी लेने के बाद भी जब श्रेयम कहीं नहीं मिला, लेकिन बच्चे के बिस्तर पर बिखरे खिलौने और खून के धब्बे से पुलिस को कुछ अनहोनी का आशंका लग रही थी। श्वेता और रोहित की शादी साल 2011 में हुई थी। श्वेता कानपुर से थी और रोहित दिल्ली का रहने वाला था। रोहित तिवारी पेशे से इंडियन ऑयल में मैनेजर था। श्वेता और उसके बेटे के हादसे के 1.5 साल पहले ही जयपुर में शिफ्ट हुए थे। श्रेयम, जो काफ़ी मन्नतों से शादी के 8 साल बाद हुआ था। श्रेयम के आने के बाद घर में खुशियों का माहौल था। श्वेता को मानो जिनको एक नई जिंदगी मिल गई हो। लेकिन किसने सोचा था कि इस हंसते खेलते परिवार को इस तरह किसी की नज़र लग जाएगी। समय था शाम 5:30 बजे का। रोहित उस वक्त अपने ऑफिस में था। जब उसको कॉल करके घर बुलाया जाता है तो वह घर के बाहर खड़ी पुलिस और भीड़ को देखकर चौंक जाता है। घर एक क्राइम सीन में बदल गया था। 2 घंटे बाद शाम 7:30 बजे रोहित को एक मैसेज आता है कि अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो 30 लाख रुपये का इंतजाम कर लो। सरप्राइजली ये मैसेज श्वेता के मोबाइल से भेजा गया था।
रोहित ने ये जानकारी पुलिस को दी। पूरे परिवार में हड़कंप मच गया था। श्वेता के परिवार वाले कानपुर से जयपुर के लिए रवाना हो चुके थे। रोहित ने सबसे पहले श्वेता के मर्डर और श्रेयम के किडनैप होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जिस नंबर से फिरौती का मैसेज आ रहा था उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया गया। यह क्राइम जयपुर के एक पॉश सोसाइटी यूनिक अपार्टमेंट में हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी सोसाइटी के बाद वहां पर कुछ नाम मात्र के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिनमें कुछ चलते थे तो कुछ नहीं चलते थे। मेन गेट पर भी एंट्री और एग्जिट पर कोई खास रिकॉर्ड रखने का सिस्टम और निगरानी नहीं थी, और इसलिए पुलिस के लिए ये केस सोल्व करना एक चुनौती था। ना ही कोई एविडेंस था, ना ही कोई विटनेस जिसने उस वक्त श्वेता के घर किसी को आते जाते देखा हो। वही इस केस में हुआ। भले ही बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे हर जगह नहीं हो, लेकिन श्वेता के पड़ोसी ने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा रखा था। उस कैमरे पर पुलिस की नज़र पड़ी, जिसका एंगल श्वेता के मेन डोर को थोड़ा कवर करता था और उसका सटीक एंगल सीढ़ियों पर जाता था। पुलिस ने पड़ोसियों से संपर्क किया। वो कहीं बाहर थे। वो फ्लैट लॉक था। उनको पुलिस ने पूरी घटना बताई और बोला कि ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके सीसीटीवी फुटेज की ज़रूरत होगी हमें। तब उस फैमिली ने भी काफ़ी साथ दिया और पुलिस को बालकनी से पीछे अंदर जाने की परमिशन दे दी थी। जब पुलिस ने 7 जनवरी की फुटेज चेक करनी शुरू की तो उस दिन दोपहर के वक्त नजर आया कि एक व्यक्ति सर्दी का टोपा पहनकर, मुंह ढककर, एक बच्चे को चादर में लपेटकर गोद में लेकर जाता हुआ नजर आ रहा था। पुलिस को यकीन हो गया था इस शख्स ने श्वेता का मर्डर कर श्रेयम को किडनैप किया है। पुलिस ने अपनी सारी जिम्मेदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी। पुलिस ने श्वेता व रोहित का पिछले 1.5 सालों में किस किस से बात होती थी, किससे मिलना जुलना होता था, उस हिसाब से डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी। और ऐसे केस में पहला शक पति पर ही जाता है, तो पुलिस का पहला शक रोहित पर गया और सख्ती से पूछताछ जारी रखी। और अब श्वेता के परिवार वाले कानपुर से जयपुर पहुंच चुके थे। पूछताछ के दौरान जब पुलिस को श्वेता और रोहित की मैरिड लाइफ के बारे में जब श्वेता के घर वालों ने कुछ खुलासे किए वो चौंका देने वाले थे, तो पुलिस भी हैरान रह गई थी। श्वेता और रोहित की शादी से ही तनावपूर्ण जिंदगी थी। रोज झगड़े होते थे, यहाँ तक कि कई बार रोहित ने श्वेता पर हाथ तक उठाया था। श्वेता के पिता के अनुसार हत्या से 2 दिन पहले यानी कि 5 जनवरी को रोहित ने उनको अपनी बेटी ले जाने को कहा था। इन्हीं सब कारणों से रोहित को अपनी बेटी का कातिल वो मान रहे थे। रोहित अब एक क्राइम सस्पेक्ट बन चुका था, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक पिता को अपने 21 महीने के बेटे से दुश्मनी क्या होगी। लेकिन हैरानी की बात यह भी थी, पुलिस उस नंबर को यानी श्वेता के नंबर को ट्रेस कर रखा था। वो बार बार लोकेशन बदल रहा था। वही किडनैपर जो फिरौती की रकम मांग रहा था वो देने के लिए रोहित भी तैयार था। बस बार बार यही कह रहा था कि मेरा बच्चा सही सलामत वापस चाहिए। ये केस बहुत उलझता हुआ जा रहा था। वहीं श्वेता के माता पिता रोहित को कातिल मान रहे थे, जो रोहित पुलिस जांच में कोऑपरेट कर रहा था। लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे और सवाल ये भी था कि श्वेता के माता पिता कानपुर से जयपुर आ चुके थे, लेकिन रोहित के माता पिता दिल्ली से जयपुर तक नहीं पहुंच पाई। 8 जनवरी 2020 पुलिस को जिस बात का अंदेशा था वो सच निकला। अगले दिन दोपहर में 12:30 बजे श्रेयम का शव अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में चादर से लिपटा हुआ मिला। लाश की हालत बता रही थी कि श्रेयम की हत्या श्वेता की तरह बेरहमी से की गई थी। रोहित जब पुलिस वालों के साथ अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में श्रेयम का शव लेने पहुंचा तो वही श्रेयम की डेड बॉडी देखकर सदमे में आकर जमीन पर गिर गया।
अब पुलिस के सामने सवाल ही नहीं बल्कि चुनौती थी कि जिस श्रेयम को लेकर 30 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी तो उसने श्रेयम की हत्या क्यों कर दी। आखिर किसी एक को मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी थी जो इसको इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। श्रेयम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का टाइम भी वही आया जो श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का टाइम था। इससे एक बात तो क्लियर हो गई थी, यह केस किडनैपिंग का नहीं बल्कि डबल मर्डर का था। लेकिन हैरानी की बात, फिरौती के मैसेज अब भी रोहित के पास आ रहे थे, लेकिन किडनैपर को ये खबर नहीं थी कि पुलिस के हाथ श्रेयम की डेड बॉडी लग चुकी है। अब पुलिस को इतना समझ आ गया था कि कातिल पुलिस को अपराध के असली मकसद से भटकाने की कोशिश कर रहा है। यह मामला एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पुलिस पर मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों का भारी दबाव बढ़ता जा रहा था। लोगों में आक्रोश था, लेकिन पुलिस के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि इस मामले में रोहित की कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। ये पता करने के लिए पुलिस रोहित के ऑफिस जाती है, उसकी छानबीन करती है, तो पता चलता है कि रोहित पूरे दिन ऑफिस में ही था और अपना काम कर रहा था और पूरे दिन कहीं बाहर भी नहीं गया। इस बात का वेरीफाई उसके स्टाफ वालों ने किया। उसके मोबाइल की लोकेशन से भी यह बात साबित हो रही थी। पुलिस को कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले थे जिससे ये साबित हो सके कि इन सारे अपराध के पीछे रोहित का ही हाथ था। इसलिए पुलिस और कड़ियों की जांच करने में लग गई। दूसरा एंगल वो मोबाइल नंबर जिससे फिरौती की धमकी आ रही थी, लेकिन वो अपराधी जो श्वेता के मोबाइल फोन से मैसेज कर रहा था, उसकी हर एक लोकेशन पर सर्विलांस टीम की नज़र थी। पुलिस के हाथों एक अहम सुराग लगा। वो नंबर 6 अलग अलग लोकेशन पर दिखाई दिया था और उसमें से एक लोकेशन थी सांगानेर। सौरभ ने श्वेता के मोबाइल से सिम निकाल कर रख ली थी और मोबाइल को नाले में फेंक दिया था और सांगानेर में एक मोबाइल शॉप से सस्ता मोबाइल खरीद लिया था। उसमें श्वेता का सिम डालकर उपयोग में ले रहा था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी थी और इसमें सांगानेर कनेक्शन क्या था। पुलिस वहां पहुंचती है लोकेशन ट्रेस करके और उस घर के बाहर पुलिस को वो जूते रखे हुए दिखाई देते हैं जो उस शख्स ने पहनकर श्वेता और श्रेयम के मर्डर में सीसीटीवी फुटेज में जाता हुआ दिखाई दिया था। इसी बात से पुलिस को ये तो कन्फर्म हो गया था कि वो एकदम बिल्कुल सटीक जगह पर आ चुके हैं। उस घर से पुलिस ने सौरभ नामक युवक को उठा लेती है जो कि भरतपुर का रहने वाला था और रोहित तिवारी के दोस्त हरि सिंह का साला निकला था। पुलिस ने शक के आधार पर सौरभ को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की और पूरे शहर में श्वेता के कातिल को पकड़े जाने की खबर फैलने लगी। पुलिस ने सौरभ का रोहित से आमना सामना कराया। ऐसे में रोहित ने उसे अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करने के जुर्म में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगा। अब शुरू होता है असली खेल। इल्जाम अपने सर आता देख सौरभ टूट गया और उसने ऐसा खुलासा किया कि सब लोग हैरान रह गए कि पत्नी और बेटे के मर्डर होने की कहानी रोहित ने ही लिखी थी। रोहित और श्वेता के मनमुटाव रोज होते रहते थे। रोहित श्वेता से छुटकारा पाना चाहता था। वो अपनी पुरानी हिस्ट्री को मिटाना चाहता था। वो अपना चैप्टर ही बंद करना चाहता था और एक नई जिंदगी जीना चाहता था। ऐसे में रोहित की मुलाकात उदयपुर पोस्टिंग के दौरान हरि सिंह नामक युवक से हुई थी और उसको ये सब बताया था। हरि सिंह ने रोहित का परिचय अपने साला सौरभ से कराया था और कहा कि सौरभ इस काम में पूरी हेल्प करेगा और वो जयपुर में ही सांगानेर में रहता है। वहीं से रोहित और सौरभ में ये खौफनाक समझौता हुआ और अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दोनों की दोस्ती हो गई थी। सौरभ का रोहित के घर आना जाना हो गया था। श्वेता को इस खौफनाक प्लान के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी और ये पूरी प्लानिंग 22 दिसंबर को हो चुकी थी, जिसे रोहित ने एक न्यूज़ आर्टिकल में ये सब प्लान देखा था। रोहित और सौरभ का एक होटल में बैठकर ये प्लान बनाया गया
उसके बतौर रोहित ने सौरभ को 20,000 रुपये एडवांस के तौर पर दिए और यहाँ से इस घटनाक्रम की पूरी प्लानिंग ऐसे ही हुई जैसे कहानी ये बनाई गई। ऐसे ही इसको अंजाम दिया गया और प्रोती वाली कहानी चलती रही और रोहित हर हाल में उस दिन ऑफिस में ही रहा ताकि उस पर कोई शक ना हो किसी को भी, क्योंकि उसके पास हर तरह के प्रूफ थे साबित करने के लिए, अपने ऑफिस के काम, सीसीटीवी फुटेज, ऑफिस स्टाफ। और सौरभ श्रेयम की डेड बॉडी को दफना नहीं पाया। वो डर भी गया था और दिन का भी टाइम था, इसलिए श्रेयम की डेड बॉडी को झाड़ियों में फेंक कर चला गया था और सोचा कि रात को आकर दफना देगा। बाद में वह वापस रात को आकर डेड बॉडी को नहीं दफना पाया क्योंकि वहां पुलिस फोर्स पहले से ही थी, मामला हाईलाइट था। पुलिस हिरासत में सौरभ से सख्ती से पूछताछ करने पर 10 जनवरी को उसके गुनाहों का खुलासा हो चुका था। इस केस में जयपुर पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि सारा सच आने के बावजूद भी आज भी 6 साल बीत जाने के बाद यह केस कोर्ट में चल रहा है। ना ही अपराधियों को कोई कड़ी सजा मिली है और ना ही श्वेता और श्रेयम को इंसाफ मिला है। बदले में श्वेता के बूढ़े माँ बाप को मिल रहा है तो सिर्फ कोर्ट की तारीख। अगर आज श्रेयम जिंदा होता तो वो 6 साल का हो गया होता, लेकिन दुर्भाग्य से उसको एक ऐसा पिता मिला जो किसी हैवान से कम नहीं था। यह केस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। श्वेता और उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या रिश्ते इतने सस्ते हो गए हैं कि उनके लिए खून बहाना आसान हो गया है। तो ये थी आज की क्राइम स्टोरी। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बगल वाली घंटी जरूर बजा देना। एंकर रॉकी क्राइम स्टोरीज, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक सच्चाई होती है।